प्रारब्ध के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। जैसा कि आप सबने शीर्षक पढ़ लिया होगा, मेक इन इंडिया और योगी का उत्तर प्रदेश। मेक इन इंडिया से क्या भारत को मिला और खास उत्तर प्रदेश को क्या मिला, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ रंजय त्रिपाठी जी। आप एक उद्यमी हैं, आप मेक इन इंडिया के खुद एक पार्ट हैं। तो बहुत ज्यादा आप यानी प्रारब्ध के दर्शकों और रंजय त्रिपाठी जी के बीच समय ना लेते हुए, रंजय जी आपका सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद बुलाने के लिए। मेक इन इंडिया और योगी का उत्तर प्रदेश। अब मैं केवल दर्शक की भूमिका में हूं, मैं और प्रारब्ध के दर्शक जी। तो अभी जो सभी को मेरा नमस्कार। और जो आजकल जो मेक इन इंडिया का एक जो कंसेप्ट चल रहा है उसके ऊपर मैं बात करने के लिए मुझे प्रारब्ध से मौका मिला है क्या है, तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं और आने वाले समय में लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, लोग कैसे इसको अपना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम लोग दो शब्दों पे ध्यान दें, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया एक ऐसा कंसेप्ट था जो कि प्रधानमंत्री जी ने शायद 4 साल या 5 साल पहले लाल किले से आह्वान किया था, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब ये होता है कि जो भी उत्पाद है वो भारत में बनाइए। वो एक तरह से आह्वान था। जो लोग भारत में अपने उत्पाद बेचते तो थे, लेकिन वो उत्पाद भारत में बनते नहीं थे। तो अगर उदाहरण के तौर पे आप लें, सैमसंग की मोबाइल हो या टीवी हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर, तमाम चीज़ें जो हैं वो भारत में नहीं बनती थी। और ये सब चीज़ें अन्य देशों में बनती थी, जैसे चाइना में, थाईलैंड में, ताइवान में या और अन्य अमेरिका, अन्य जगहों में बनती थी। और वो लोग अब अपने सामान उत्पादन करके दिया करते थे और भारत में बैठे हुए जो ट्रेडर्स थे, जो इंपोर्टर्स थे, वो इसको इंपोर्ट करते थे और इंडिया में सेल करते थे। चाहे वो भले ही बड़ा नाम हो, एलजी जैसी कंपनी हो, या नाम शायद लेना ठीक ना रहे, लेकिन कई ऐसी कंपनीज थी जो उनके ब्रांड तो इंटरनेशनल है, लेकिन उनके उत्पादन भारत में नहीं होता था। उनका नाम खाली रहता था, जबकि बनता था वो दूसरे देश में, वो यहाँ पे आता था। शिप के जरिए कंटेनर कंटेनर प्रोडक्ट आते थे, उनके वेयर हाउसेज में जाते थे और वेयर हाउसेज में हमारे और आपके घरों में वो हमारे यहाँ पे पहुंचते थे। तो उसका उत्पादन यहाँ नहीं होता था। तो हमारा जो भारत का जो मार्केट था वो एक ट्रेडिंग मार्केट था। हमारे यहाँ पे उत्पादन नहीं होता था। उत्पादन नहीं होने से क्या होता था कि जो प्रोडक्ट है, जो हमको एक्स रुपए मिलने चाहिए थे, वो शायद 2x में हमको भारत में मिलता था। एक तो ये था। दूसरा, जो उत्पादन होने की वजह से इतने सारे जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती हैं, जो इंजीनियर्स को जॉब होती है, थोड़ा और बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शायद बन जाए, लॉजिस्टिक्स को का और अपॉर्चुनिटीज आ जाए, रॉ मटेरियल के लिए जो कंपनीज, जो सप्लायर्स हैं, उनके लिए भी और अपॉर्चुनिटी बन जाए, वो सब भारत में उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि ये सब चीजें विदेशों में बनती थी और सीधे भारत आ जाती थी। तो प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट दिया था, वो ये था कि उन्होंने इन तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को यह आह्वान किया कि कम एंड मेक इन इंडिया, मतलब आप अपने उत्पाद भारत में बनाएं। तो ये मेक इन इंडिया इज कि बाहर बनता हुआ सामान को आइए और भारत में बनाइए। चाहे वो छोटा सा एक स्क्रू स्क्रू हो, या चाहे वो पूरा का पूरा एक प्लेन हो, या जहाज हो, या डिफेंस के प्रोडक्ट हो, या फूड प्रोडक्ट से जो कुछ भी हो, वो आइए अब भारत में बनाइए। अब मेड इन इंडिया क्या होता है? मेड इन इंडिया वो है जो भारत में बना हो, चाहे वो बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में उत्पादन कर रही हो, या चाहे भारत का ही कोई उद्यमी भारत में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उत्पादित कर रहा हो, तो दैट इज मेड इन इंडिया। इंडिया में ही बना और इंडिया में खपत हुआ, या इंडिया से बन करके ये फिर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होकर के चला गया और वहां पे चला गया। तो मेक इन इंडिया और मेड इंडिया का ये बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बाहर के लोगों को भारत में बुला करके यहां पे प्रोडक्ट बनाना, दैट इज मेक इन इंडिया का आह्वान। और जब वही प्रोडक्ट भारत में बन जाता है तो दैट बिकम्स मेड इन इंडिया। ऐसे में कई कंपनीज को जानता हूं जो जर्मनी में उत्पादित करते थे, या चीन में उनका उत्पादन होता था और भारत में उनका बिकता था। अब वो कंपनीज भारत में आ चुकी हैं और भारत में उसका उत्पादन कर रही हैं, भारत के लोकल मार्केट को यहीं से बना करके भारत के कंज्यूमर को दे रही हैं। प्लस उन्होंने देखा कि इसका अगर प्रोडक्शन बेस भारत में बढ़ा दिया तो ये शायद हमको और भी सस्ता पड़ रहा है, और हमारे पास क्वालिटी इंजीनियर्स हैं, क्वालिटी मैनेजर्स हैं, और वो वही उसी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बना सकते हैं, और भारत से इसको हम दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है।
तो अब क्या हुआ, वो प्रोडक्ट जब भारत में बनने लग गया, मेड इन इंडिया हो गया, और दूसरी तरफ जब एक्सपोर्ट होने लग गया तो हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी बढ़ गया और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है पूरे देश, पूरे संसार में जाने की एक लाइन चालू हो जाती है। सो दिस इज मेक इन इंडिया एंड दिस इज मेक इन इंडिया। अब इसमें क्या होता है कि इतना बड़ा देश, गंभीर से गंभीर चुनौतियां, चैलेंजेस प्लस अपॉर्चुनिटीज, जितने ज्यादा चैलेंजेस होंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबके दिमाग में। अब अगर भारत में अगर आप देखें तो कृषि उपकार के लिए ट्रैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी टूल होता है। बहुत सारे किसानों के पास ट्रैक्टर होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं, अगर आप पूर्वांचल या और कई राज्यों में चले जाएं, शायद किसी एक गांव में 10% लोगों के पास ही ट्रैक्टर हैं और लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं है, वो किराए पे या भाड़े पे किसी तरीके से अपनी खेती करते हैं। अब अगर कोई ऐसा उनको सोल्यूशन दिया जाए कि भाई आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, बैल से खेत जोतना उतना फास्ट और उतना इकोनॉमिकल रहा नहीं, तो आप कैसे, तो इसके लिए कुछ छोटा हैंडमेड इक्विपमेंट की छोटे छोटे, जिनके पास जो पूंजी काश्तकार हैं, जो छोटे खेतियार हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ की उनके पास जमीन है, वो फटाफट बिना ट्रैक्टर का इंतजार किए कुछ ऐसा प्रोडक्ट लें कि फॉर एग्जांपल सोलर लाइट को यूज किया, उस सोलर लाइट से कोई मोटर चली, उस मोटर से कोई हल चल रहा है, एक सस्ता, शायद 50,000 से 1 लाख रुपए में कोई बन गया। 7 लाख का ट्रैक्टर खरीदने के बजाय में ये 1 लाख रुपए में अपने 1 एकड़ की खेती के लिए उसके पास टूल आ गया। इस टाइप की चीज को इनोवेट करना, इस टाइप की चीज को इनोवेट करके मार्केट में उतारना, ये भारत में बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। मतलब कि ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस हैं लोगों के अंदर में, कि लोगों के आम जीवन में, कि उसको देख करके उसको निकालना, उस चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए नए उत्पाद मार्केट में लाना, ये एक बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है भारत के मार्केट की। इस चीज को बनाने के लिए अगर कोई आगे बढ़ता है और कहता है कि यस, एक पर्टिकुलर चैलेंज है, अगर सिंचाई का चैलेंज है, तो मैं कैसे एक मिनिमम फ्लो में, मिनिमम वाटर वेस्टेज में, मैक्सिमम खेत में सिंचाई पहुंचा दी जाए, या खाद डालने के लिए मैक्सिमम मिनिमम मेहनत किए हुए मैक्सिमम एरिया में कंट्रोल क्वांटिटी में खाद पड़ जाए, इस टाइप के टूल्स डेवलप करना, ये सब आता है इनोवेशन की कैटेगरी में। अगर कोई इनोवेशन करके अगर इस टाइप की चीजों को बनाता है तो वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। मतलब कि एक नया एंटरप्रेन्योर देश में पैदा हो रहा है और वो एक कंपनी शुरू करके कुछ इस टाइप के चैलेंजेस लेकर के, इन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए कोई टूल, कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है, तो उसको बोला जाता है स्टार्टअप। तो कोई पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए अगर आपने स्टार्टअप कर रहे हैं, तो इस देश में इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। तो जितने ज्यादा चैलेंजेस उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, और जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उतना बढ़िया आप बिजनेस बना सकते हो, और जितना बढ़िया बिजनेस बना सकते हो उतने ही और लोगों को आप जॉब दे सकते हो। यू कैन बी अ जॉब क्रिएटर। उसकी बहुत जरूरत है इस देश में। ये करने के लिए भारत की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई है, जो जी मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देकर के मैं उसको बता दूं। इसमें क्या होता है कि आप अपना एक चैलेंज लेकर के जाते हैं, आप अपना एक फोकस लेकर के जाते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का एक मोटा मोटा खाका खींचते हैं। उसको खींचने के बाद में आप अपने नियरेस्ट इंस्टीट्यूशंस पे जाइए, जिस इंस्टीट्यूशन में एक इंक्यूबेशन सेंटर खुला हो, डिजाइन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर। वो डिजाइन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, अपना आइडिया दे सकता है, और उस आइडिया जी से वहां के बैठे हुए जो नीति निर्धारक हैं वो डिसाइड करेंगे, यस इनका ये आइडिया बहुत अच्छा है और हम इनको एक जगह देंगे, हम इनको हेल्प करेंगे डिजाइन करने में, इनोवेट करने में। और फंडिंग अगर वो उनको अच्छा लगता है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जो एमएसएमई से हैं, सीड फंड है और तमाम चीजें, उसमें आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वहां से आपको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए आपको फंडिंग ही मिल सकती है, बहुत लो इंटरेस्ट रेट्स पे। रिटर्न का आपका ही कंडीशन होगा अलग तरीके का, वो आप वहां पे जाएंगे जी तो पता लग जाता है आपके अनुसार उद्यमी को, एंटरप्रेन्योर जी को। और फिर उसके बाद में जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, आपने उसको कॉमर्शियल लॉन्चेस हैं, तो वो कॉमर्शियल लॉन्चेस करने में भी आपको अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको मदद कर सकती हैं। ऐसे में जी जैसे कुछ अगर हम बताएं, अगर आप गोरखपुर के आसपास के रहने वाले हैं, तो गोरखपुर में एक है मदन मालवीय इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां पे एक जी उन लोगों का डिजाइन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर है।
वहां पे, या टेक्नोलॉजी, शायद टेक्नोलॉजी इनोवेशन बोलते हैं, या डिजाइन इनोवेशन सेंटर बोलते हैं, मतलब समथिंग लाइक दिस है। तो आप वहां पे जा करके एक डिजाइन इनोवेशन सेंटर में जा करके बात कर सकते हैं कि हमको ये उत्पादन चाहिए और हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटीज है। बनारस के आसपास में रहते हैं तो आईआईटी बीएचयू में किस टाइप का सेंटर है। प्रयागराज के आसपास रहते हैं तो आपको एनआईटी प्रयागराज में आपको इस पास उपलब्ध है। लखनऊ और आसपास में एकेटीयू में एक टाइप के, और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ऐसे सेंटर मिलेंगे। कानपुर में आपको आईआईटी कानपुर में इस टाइप के सेंटर मिलेगा। और अगर आप जयपुर बुंदेलखंड में जाते हैं तो वहां पे आपका बुंदेलखंड में जो शायद बुंदेलखंड इंजीनियरिंग कॉलेज है या बीसी है कुछ है, वहां पे इस टाइप के सेंटर्स मिलेंगे। और चले जाएंगे तो गाजियाबाद में कुछ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, मेरठ में भी कुछ प्राइवेट सेक्टर की शारदा यूनिवर्सिटी है, शिवनादर यूनिवर्सिटी है, इनके अपनी डिजाइन इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं और आप अपने आइडियाज को वहां पे दे सकते हैं। उस आइडिया के बेसिस पे वो प्रोजेक्ट स्तर पे इस पे काम कर सकते हैं। जो भी 6 महीना 8 महीना साल 2 साल लगेगा उसमें वो प्रोडक्ट डेवलप करके प्रॉपर टेस्टिंग करके वो प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप कहते हैं स्टार्टअप। आप जी जी इंस्टीट्यूशंस के पास जाइए, उनसे मदद लीजिए, अपने आइडियाज को फंडिंग लीजिए, अपने आइडियाज को वहां पे बैठे टेक्नोक्रेट से डिस्कस कीजिए कैसे ये डेवलप किया जा सकता है, और फिर उसको आप मार्केट में लॉन्च कर दीजिए। इस टाइप के स्टार्टअप प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं, आप बहुत सारे इस समय चल भी रहे हैं। आप इन जगहों पे जब जी जाएंगे, जा करके देखेंगे तो आपको देखेंगे कि वहां पे ही आपको लिस्ट लग जाएगी कि कितने कितने यहाँ पे स्टार्टअप प्रोडक्ट चल रहे हैं। 2 साल या 3 साल के बाद में कौन ऐसा था जो 2 साल या 3 साल में इस प्रोडक्ट को कमर्शियल लॉन्च करके वहां से माइग्रेट करके वो बाहर निकल करके अपनी इंडस्ट्री खड़ा कर चुके हैं। जी मुझे ये मालूम है कि पिछले 5 सालों में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन से निकले हुए कई ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ से एक मिनिमम से स्टार्ट किया, फंडिंग लेकर के स्टार्ट किया, 2 4 5 लाख की फंडिंग लेकर के प्रोडक्ट बनाए, डेवलप किए और कमर्शियल लॉन्च किए। आज वो 2 करोड़ 5 करोड़ से लेके कम से कम 200 करोड़ तक की टर्नओवर की कंपनीज वो बन चुकी हैं। कई जी 100 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। तो इस तरह से किया जा सकता है। अगर आपके अंदर में इस टाइप का चाहत है तो आप जरूर अपने इन आसपास के इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए, अपने आइडियाज दीजिए, और मुझे लगता है कि यहाँ से आपको जरूर मदद मिलेगी और आप स्टार्टअप पे भी इस तरह से काम कर सकते हैं। ये एक स्टार्टअप का। जी जी रंजय जी, आपने एक बहुत व्यापक तरीके से और बहुत ठोस तरीके से, जिसमें कहानियां नहीं, एक्चुअल जो चीजें हैं जिसकी जरूरत पड़ती है एक उद्यमी के नजरिए से, वो आपने बताया। एक चीज मुझे लगता है कि यहाँ कहीं थोड़ा सा उसको और साफ कर देने की जरूरत है कि टेक्निकल हेल्प इन तमाम जितने भी आपने गिनाए, गोरखपुर से मतलब पूर्वांचल से लेके और गाजियाबाद तक और बुंदेलखंड तक, वो सारी चीजें हैं। अ, एक जो आम धारणा है कि साहब व्यवसाय शुरू करना है तो पैसे चाहिए, तो फाइनेंस का इस मेक इन इंडिया और स्टार्टअप में क्या है, और विशेष उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। जी जी जी। देखिए क्या होता है कि मैं हमेशा लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई 2 लोग हैं, एक कहता है कि मुझे 5 सितारा होटल खोलना है, दूसरा कहता है मुझे भी 5 सितारा होटल खोलना है। उन दोनों में से जो अपनी चाय की टपरी किसी कोने पे लगा देगा, उस दिन उसने अपने 5 सितारे होटल की ईंट रख दी है। और जो बहुत अभी बड़ी भी बात। कई और जो अभी भी कई करोड़ का इंतजार कर रहा है कि कुछ करोड़ मिल जाए तो मैं 5 स्टार होटल खोल देता, वो सारी जिंदगी उसी का इंतजार करेगा, जबकि उसने अपने ईट 5 स्टार होटल की पहली ईंट रख दी है। मैंने यहीं पे ही, इसी लखनऊ में ही और कई जगहों पे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने एक ठेले के ऊपर में पराठा बनाना चालू किया, और आज की डेट में वो पूरे शहर में सबसे फेमस रेस्टोरेंट्स है। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में वो शायद एक बड़ा वो फूड चेन भी खोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपकी वर्क क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके काम करने में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने काम करना क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब उस काम को आपने करना कैसे है। और तीसरी चीज, उस काम को करने के लिए आपका रोड मैप, और उस रोड मैप के अनुसार में जाना। और तीसरी, जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपके अंदर में पेशेंस। अगर आप चाहते हैं कि आप आज कोई काम चालू करें और कल से आपके अंदर आपको लंबा चौड़ा प्रॉफिट मिलना चालू हो जाए और आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमें, दैट इज इम्पॉसिबल।
वो पॉसिबल नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाला काम है। जब आप सोचते हैं आपको क्या करना है, उस आइडिया को आप मूर्त रूप देते हैं, फिर उस आइडिया पे आप काम करते हैं। कोई भी चीज आज तक अचानक से नहीं हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ का मंत्र है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस हमेशा लॉन्ग रूट से आती है, और वो लॉन्ग बिल्कुल रूट में बिल्कुल। आप अगर एक स्टार्टअप है, अगर आप शुरू करते हैं तो आपको 1000 दिन का एक थंब रूल है कि 1000 दिन तक अगर आपने उसको किसी भी तरीके से चला लिया तो 1001वें दिन फिर आप कुछ नहीं करेंगे, वही आगे बढ़ा करके लेकर के जाए और वो आगे बढ़ भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रंजय जी, जिस व्यापक और तकनीकी तरीके से आपने मेक इन इंडिया के साथ मेड इन इंडिया, इन दोनों के अंतर, स्टार्टअप, फाइनेंस, इन सारी चीजों को कवर किया, मुझे लगता है कि आम दर्शक जो प्रारब्ध के हैं उनके साथ साथ ऐसे जितने भी युवा या किसी भी वर्ग के उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, जो सोच रहे हैं और खास तौर से उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश की जमीन पर कुछ करने का सोच रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि कमेंट में जो भी दर्शक हैं अगर वो कहेंगे तो इसकी और डिटेल सीरीज हम रंजय जी के साथ फिर रखेंगे, जिसमें हम तमाम छोटी छोटी बातों को उद्यम से और स्टार्टअप इंडिया से कैसे कैसे हो सकता है, इस पर बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की जानकारी रंजय जी से और लेते रहेंगे। तो रंजय जी को धन्यवाद करने से पहले प्रारब्ध के सभी दर्शकों को एक बार नमस्कार, और साथ ही एक छोटा सा आग्रह कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं इस बारे में टिप्पणी बिल्कुल बेझिझक करिए, हमारी कमियां हमें बताइए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब हम रंजय जी जैसे यशस्वी ज्ञानवर्धक चर्चाओं को लेकर आप सभी के बीच में आए तो इसका सबसे पहले पता आपको चले। रंजय जी, एक बार फिर आपको धन्यवाद कहने के साथ ही प्रारब्ध के सभी दर्शकों को अवनीश शर्मा का नमस्कार। धन्यवाद और नमस्कार।